Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 10th lecture of some basic concepts of chemistry for class 11. So in this lecture we will understand about stoichiometry. Okay, so first we have seen what is mole. So mole is nothing but the given weight of any substance upon मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस. ओके, तो पहला फॉर्मूला क्या था बच्चों? अगर हमको किसी भी सब्सटेंस का वेट दिया हुआ है ग्राम में, उसको हम उसी के मोलर मास से डिवाइड कर देते थे तो हमारा मोल निकल आता था. ये हमें मालूम है. जैसे हमको दिया हुआ है, मान लीजिए 46 ग्राम क्या दिया है, NaC सोडियम दिया है, सोडियम का मेटल. अब पूछ ले कितना में इसका कितना मोल होगा, तो हम 46 ग्राम को सोडियम के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे. मोलर मास सोडियम का कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23. ओके, तो जो इसका एटम का मास होता है वही मोलर मास होता है. एटम का मास या मॉलिक्यूल का मास, हम दोनों को कंबाइन में क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं. तो इसका अगर हमको 46 ग्राम सोडियम दे करके पूछ ले कितना मोल हुआ सोडियम, तो हम क्या करेंगे, 46 ग्राम को इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे. तो सोडियम का मोलर मास क्या होता है 23, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल. ओके बच्चों, तो ये 23 से 2 टाइम जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर हो जाएगा, यानी 2 मोल आ जाएगा. तो किसी भी सब्सटेंस का गिवन वेट हो उसके मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए. जैसे हमसे कहा कि हमारे पास 54 ग्राम H2O है और ये कितना मोल हुआ, तो हम क्या करेंगे, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास. मोल निकल आता है, तो वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है 54 ग्राम. ठीक है, मोलर मास कितना होता है वाटर का, हाइड्रोजन का 2, मतलब एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हो गया, और 16 किसका, ऑक्सीजन का. 16 2 18, यानी 18 इसका मोलर मास है. यूनिट क्या होती है मोलर मास की, ग्राम पर मोल. ओके बच्चों, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 18 3 जा, ओके 18 3 जा 54, तो मोल ऊपर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 मोल. ठीक है बच्चों, तो ऐसे मोल निकाल लेते हैं. सेकंड फार्मूला मोल का क्या था, एक तो अगर कोई भी सब्सटेंस का हमको वेट दिया हो तब मोल निकालने को पूछ सकता है. दूसरा क्या दे सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे सकते हैं. जैसे हमको 12.044 इंटू 10⁻25 क्या दिए हैं, एटम्स ऑफ आयरन ले लीजिए. अब पूछ ले कितना मोल है, कोई बड़ा सा नंबर दे दे और पूछ ले कितना मोल है, तो हम अपने स्टैंडर्ड से डिवाइड कर देंगे तुरंत, Na से, है ना, Na इससे, इस Na, ये Na मतलब सोडियम होता है, और इस Na का मतलब क्या है, एवोगाड्रो नंबर. एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी इसकी जगह 6 पॉइंट ये हटा करके 022 इंटू 10⁻23 हम लिख सकते हैं. यहाँ 23 है बच्चों. ठीक है, अब देखिए 6.022 से 12.044 2 टाइम जा रहा है, और 23 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में आ जाएगा, यानी 25 माइनस 23 कितना आएगा 10⁻2, यानी 2 इंटू 10⁻2 मोल्स किसके होंगे, जो हमने आयरन आइटम दिया था. एक और देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास दिया है 6.022 इंटू 10⁻20, चलो 20 लिख लेते हैं, है ना. ये नंबर इसलिए सिंपल ले रहे हैं ताकि कैंसिल हो जाए, बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करने का इतना समय नहीं मिलता. ठीक है, तो कोई भी नंबर, इतने नंबर ऑफ हमको दे दिया है कार्बन आइटम. चलिए कार्बन आइटम इतने हैं, तो सेकंड फार्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल, जिससे ये निकाले हैं अभी, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर. ओके बच्चों, तो ये गिवन नंबर क्या है, इतना दिया है आइटम हमको किसका, कार्बन का, और ये एवोगाड्रो नंबर है. एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा ना. तो मोल कैसे निकलेगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल या आइटम या मॉलिक्यूल कुछ भी हो, जो भी दिया हुआ है, अपॉन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na कितना होता है बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23. अब देखिए 6.02 से 1 टाइम जा रहा है, अब ये 23 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 20 माइनस 23 कितना हो जाता है 10⁻³ हो जाता है, यानी 10⁻³ क्या होंगे, मोल. कौन होगा, कार्बन आइटम होगा. ठीक है ना, तो इस तरीके से आप मोल निकाल सकते हैं. तीसरा फार्मूला हमने आपको बताया है कि जो तीसरा फार्मूला मोल का होता है गैस के लिए होता है. जैसे गिवन वॉल्यूम इन लीटर, कितना भी लीटर दे दे, इसको 22.4 से डिवाइड कर दीजिए, आपके 11th लेवल पे मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन दी रहेगी. ठीक है ना, STP पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, है ना, बात एक ही है, और 1 atm प्रेशर पे
ये 22.4 से डिवाइड होता है और इतना ही दिया रहेगा बच्चों। आपको ये कंसर्न नहीं है कि इतना से अलग हो गया तो ना, अभी इसके लिए कुछ नहीं सोचना आपको, बस गिवन वॉल्यूम रहेगा। मान लीजिए हमको कोई भी गैस ले लीजिए, सब सारी गैस, मतलब मान लीजिए आपने 22.4 लीटर नाइट्रोजन लिया, 22.54 लीटर हाइड्रोजन लिया, तो सब एक ही मोल होगा। 22.4 लीटर अगर नाइट्रोजन ले लीजिए, या इतना ही हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, या इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लीजिए, कोई सा भी गैस ले लीजिए, ऑक्सीजन गैस ले लीजिए, 22.4 लीटर कोई भी गैस लेंगे तो वो 1 मोल आएगा। मतलब 1 मोल गैस में 22.4 लीटर ही होता है, ये स्टैंडर्ड मानक है ना। मान लीजिए हमसे बोल दिया कि 2 मोल अमोनिया गैस है, कितना लीटर होगा, तो 1 मोल में किसी भी गैस का कितना होता है 22.4, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 24 × 2 है ना, तो इतना लीटर हो जाएगा। अगर हमसे बोल दिया कि चलिए बताइए 3 मोल ऑक्सीजन गैस है, कितना लीटर हुआ, तो 24 × 22.4 × 3 हो जाएगा। 3 मोल लिया है ना ऑक्सीजन, तो 22.4 × 3 हो जाएगा, इतना लीटर आ जाएगा। अगर हमसे कह दिया कि 4 मोल हाइड्रोजन गैस लिया है, तो 4 मोल का मतलब 22.4 × 4 लीटर में आंसर आता है ना। तो सारे गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उसका वॉल्यूम पर मोल फिक्स होता है बच्चों, है ना। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन इफ़ टेम्परेचर इज टेकन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज टेकन 180 atm। तो तीसरा फार्मूला भी आ गया हमको समझ में कि गिवन वॉल्यूम होगा। मान लीजिए हमको कह दे कि गिवन वॉल्यूम है 44.8 लीटर, किसका, कोई सा भी गैस ले लीजिए आप, हीलियम गैस ले लीजिए, चलिए, और पूछ ले कितना मोल, तो मोल का फार्मूला वही लगाएंगे, वॉल्यूम गिवन इन लीटर अपॉन अपना स्टैंडर्ड कितना है 22.4 लीटर पर मोल। ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। जो 22.4 हम बार बार बोल रहे हैं, लीटर पर मोल इसकी यूनिट होती है, तो है ना, जो हमारा स्टैंडर्ड है। तो 22.4 से 44.8 कट जाएगा 2 टाइम, ठीक है ना, और ये लीटर से लीटर कट गया, मोल ऊपर आ गया, यानी कि 2 मोल हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने सिखा दी है आपको पहले ही। अब हम लोग क्या सीखना है, हमको इस लेक्चर में हम लोग को सीखना है कि क्या होता है स्टोइकियोमेट्री और ये किस तरह से हमारे काम में आता है। बहुत काम की चीज़ है बच्चों, अगर स्टोइकियोमेट्री किसी ने समझ ली तो समझ लीजिए मोल का उसने काम तमाम कर दिया, है ना। शुरू में आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि सर नॉट फैमिलियर, कुछ बच्चे तो काफ़ी अच्छे होते हैं, सब समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को जो पहली बार देख रहे होंगे स्टोइकियोमेट्री के बारे में, उनको उतनी अच्छे से तुरंत में नहीं समझ में आएगा। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा तब उनको ज़्यादा फैमिलियर होगा, ठीक है ना, लेकिन कोशिश करेंगे तो तुरंत भी आ जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। एकदम आसान कर दूंगा बच्चों, आप ये जिसको 0 लेवल पे भी आता होगा वो भी घबराएगा नहीं, बस मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाइए, ध्यान से देखते जाइएगा, कहीं नहीं समझ में आएगा तो उससे आगे बढ़िएगा, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि पिछला जो नहीं समझ में आ रहा है जो चीज़ उसी पे आप लगे हुए हैं, है ना, ऐसा नहीं करना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पीछे की सारी चीज़ें आपकी और क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट को मैं कई तरीके से समझाऊँगा, है ना। चलिए, केमिकल रिएक्शंस सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टोइकियोमेट्री पढ़ने के लिए या स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट को समझने के लिए, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री कहना या स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कहना ये 2 अलग बातें होती है, कई लोग इसको मर्ज करके बोलते हैं। अभी मैं समझाऊंगा क्या है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स बिटवीन वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल आएंगे, कंबाइन होंगे, प्रोडक्ट देंगे, है ना, उसका एटम का रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन था, यहाँ 2 ऑक्सीजन अलग अलग थे, दोनों मिल गए तो कुछ रीअरेंजमेंट हुआ तो प्रोडक्ट बन गया, यही केमिकल रिएक्शन होता है ना। लेकिन इसमें क्या नेसेसरी है, इसमें नेसेसरी है हियर मास इज ऑल्सो कंजर्व। अगर ये बैलेंसिंग नहीं किए होते तो क्या होता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर देता है, लेकिन किसी भी रेशियो में थोड़ी नहीं दे सकता है, इसका रेशियो हमेशा फिक्स होता है बच्चों। ये बैलेंस करने के बाद लिखा है इक्वेशन। अगर डायरेक्ट हमसे रिएक्शन कहता लिखने के लिए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O देता है, लेकिन ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ओके। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई ना, तो इसमें क्या है, मास कंजर्व होता है, इसलिए बैलेंसिंग करते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर यही ऐसा होता है, हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O देता है, ठीक है बच्चों। तो क्या आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास बराबर लग रहे हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यानी प्रोडक्ट साइड में 1 ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, कमी है, तो ये मास कम हो जाएगा ना प्रोडक्ट साइड में, तो ये मास कम नहीं होना चाहिए। हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, टोटल मासेज ऑफ द समेशन ऑफ टोटल मासेज ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मासेज ऑफ
समेशन ऑफ टोटल मासेज ऑफ प्रोडक्ट। तो जितना मास रिएक्टेंट साइड का होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड का होना चाहिए। इस वजह से हम बैलेंसिंग करते हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे ही हमारी स्टोइकियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करेगा, ठीक है ना। तो स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट से हम बहुत आसानी से क्या बता सकते हैं बच्चों, चलिए अभी मैं बता दे रहा हूँ, एक बार दिमाग में डाल दे रहा हूँ, भले ही अभी जनरल वे में समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं। ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिव्स अस सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। अब ये क्या है सर, क्या अजीब सी चीज़ लिख दी है। ये कोई नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और ए कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में कार्बन नाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है। बी कोई कोफिशेंट है और ये बी क्या है, कोई एलिमेंट है, मतलब कोई सब्सटेंस है, कुछ भी होगा, चाहे हाइड्रोजन होगा या कुछ भी होगा, या इसको मान लीजिए आप हाइड्रोजन मान लीजिए ए को, और बी को क्या मान लीजिए, ऑक्सीजन मान लीजिए। तो यहाँ पे सी और डी है ना, 2 प्रोडक्ट्स है, तो मान लीजिए सिर्फ सी मिलता है ना। कई तरह के रिएक्शन होते हैं ना, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O दे रहा है, ठीक है। तो कितना हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कितना हमको H2O दे रहा है, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताता है। लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसको कब कहेंगे, वही हम लोग को समझना है, ठीक है ना। तो ये जनरल से कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो स्किप करिए, अभी आपको जैसे जैसे आगे चलेंगे बहुत क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो हमने ये सीख लिया कि बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती क्यों है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमेशा सेटिस्फाई करना पड़ता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बाद में हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन जब देखेंगे तो वहाँ देखेंगे मास कुछ मतलब डिस्ट्रॉय भी होता है ना। डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बेसिकली वो इंटर कन्वर्जन होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। जब आइंस्टाइन की रिलेटिव थ्योरी देखी गई तो उसमें पाया गया कि मास को हम एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा तो उसमें जब प्लैंक्स की थ्योरी और आपका जो है मैक्सवेल की जो भी थ्योरी थी, तो सारी चीज़ें समझेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों हम ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे मास भी कुछ चेंज होता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है। अभी के लिए केमिस्ट्री में आपको इतना ही जानना है कि कोई भी मास मतलब नहीं डिस्ट्रॉय होगा, जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही प्रोडक्ट का होगा, और इसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है, ठीक है बच्चों। अभी स्टार्ट नहीं हुआ स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, अभी बिल्कुल घबराइए नहीं, स्टोइकियोमेट्री आपको हर हाल में समझ में आ जाएगी, अच्छे से बस ध्यान से देखते जाइए। अच्छा, सिंस ओनली एटम्स आर अरेंज सो केमिकल आइडेंटिटी इज़ कंजर्व, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एटम का अरेंजमेंट हो रहा है, इसलिए केमिकल आइडेंटिटी क्या होगी, कंजर्व रहेगी। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया है, दोनों को ऐड किया, तो यहाँ भी जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर के कुछ बना मिलेगा। ये नहीं होगा कार्बन आगे लग गया, हमने लिया कुछ था और मिल कुछ और गया। तो केमिकल आइडेंटिटी तो क्या होगी, फिक्स होगी। इफ़ वी बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन इट मीन्स वी आर अरेंजिंग द स्टोइकियोमेट्री। अगर हम लोग मान लीजिए H2 + O2 गिव्स अस H2O था, इसको हमने बैलेंस करके 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O, अगर इस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग अरेंज कर रहे हैं इसकी स्टोइकियोमेट्री को। ओके बच्चों, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कब ये बन जाता है, जब बैलेंस हो गया। मान लीजिए कोई भी नंबरिंग आई, हाँ, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर लिखी हुई है तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वही स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कहलाता है। ये अभी बता दे रहा है, आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए, क्योंकि यहाँ आसान हो जाएगा तो आगे के टर्म्स आपको ईजी लगेंगे। जब कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उस समय उसके कोफिशिएंट को कभी भी हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए H2 था, या ये एग्जांपल ले लीजिए, H2 + Cl2 गिव्स अस HCl। अब ये क्या बैलेंस है, नहीं बच्चों, यहाँ 2 हाइड्रोजन या 1 है, यहाँ 2 क्लोरीन या 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। इस केस में इसका कुछ कोफिशिएंट 1 होगा, इसका 1 होगा, इसका भी 1 होगा, तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, ये तो सिर्फ कोफिशिएंट है जनरली। जब इसको बैलेंस करके यहाँ 2 लगा देंगे, 2 लगाने से इधर 2 क्लोरीन, इधर भी, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी, अब जो कोफिशिएंट बचता है वही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है। तो 1 इसका कोफिशिएंट है, 1 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और 2 इसका क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद व्हाटएवर द कोफिशिएंट वी गेट ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके बच्चों, जब बैलेंस कर लेते हैं हम किसी भी रिएक्शन को तो उसका जो भी कोफिशिएंट मिलता है इस तरीके के नंबरिंग, ठीक है ना, उसी को उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कैलकुलेशन रिलेटेड टू इट। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे स्टडी करते हैं जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी कैलकुलेशंस की हम लोग मतलब स्टडी करते हैं, समझते हैं कि क्या चल रहा है। हमसे कुछ भी रैंडमली किसी भी रिएक्शन के बारे में बोल देगा कि हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया, अमोनिया मिला,
अब नाइट्रोजन हमने 28 ग्राम लिया था, तो बताइए कितना अमोनिया मिलेगा। हमको हाइड्रोजन के बारे में बताइए नहीं, हमको हाइड्रोजन के बारे में बताइए नहीं। मान लीजिए ग्राम में बोल दे कि नाइट्रोजन हमने 28 ग्राम लिया और हाइड्रोजन ना दे हमको कितना ग्राम लिया, और पूछ ले कि हमसे अमोनिया कितना ग्राम बनेगा, तो हम नहीं बता पाएंगे ना। अगर स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं जानते रहेंगे, नहीं बता पाएंगे। अभी आपको धैर्य रखिए, समझ में आएगा। तो हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, ये आप लोग कई मेथड से करते होंगे, ठीक है ना। तो उसमें कौन सा अप्रोप्रिएट है मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सिंपल सी रिएक्शन है। हम ये भी ले सकते थे C+O2 गिव्स अस CO2, ठीक है ना। तो हमने एक ये रिएक्शन कोई भी ले ली, SO2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस SO3। अब क्या ये बैलेंस है? देखिए रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 2 2 4, इधर है नहीं 3 ही है। रिएक्टेंट साइड में कितने सल्फर है, 1, और 1 सल्फर तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है। आफ्टर बैलेंसिंग अगर इसको हम बैलेंस करना चाहें तो कुछ लोग ऐसे बैलेंस करते होंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO3 तो देगा, लेकिन टोटल रिएक्टेंट साइड में 3 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इधर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ऑक्सीजन की जगह 1 ऑक्सीजन हो जाएगा, और 2 ये 3 हो गया, 3 इधर भी है, 1 सल्फर इधर 1 सल्फर इधर भी। बट बेटा इट इज़ ये इक्वेशन केमिकली तो क्या है, मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन केमिकली क्या है, इनकरेक्ट है। केमिकली कैसे इनकरेक्ट है, कैसे बच्चों? देखिए मैथमेटिकली ये हम लोग मतलब केमिस्ट्री में चलता है, जब हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो इस तरीके की बैलेंस से भी हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन स्टोइकियोमेट्री के कॉन्सेप्ट में ये नहीं, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है बच्चों। स्टोइकियोमेट्री के कॉन्सेप्ट में किस तरीके से बैलेंसिंग करनी है कि नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना आए, डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल आ जाए। तो अगर इसको हम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 सल्फर डाइऑक्साइड 1 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 हमको सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। तो दूसरा मेथड तो ये हो गया। देखिए इसको सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, या सीधे से देखते हैं, यहाँ 1 सल्फर है, यहाँ 1 सल्फर है, यहाँ 2 2 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है। तो 3 के साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इधर जो बाकी बच जाए जितनी भी रिक्वायरमेंट हो उतना कर दीजिए। जैसे ही इधर 2 से मल्टीप्लाई किए हमने, यहाँ देखिए 2 सल्फर हो गया और 6 ऑक्सीजन हो गया। अब इधर भी हमको रिएक्टेंट साइड में भी बैलेंस ऐसा करना पड़ेगा कि 2 सल्फर हो और 6 ऑक्सीजन हो। ये कैसे पॉसिबल है? 2 तो यहाँ है, सबसे पहले सल्फर को 2 बनाना ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड में हमने देखा कि 2 सल्फर आ गए और 4 ऑक्सीजन आ गए, और 2 तो था ही, यानी 6 ऑक्सीजन और 2 सल्फर इधर भी और इधर भी, दोनों साइड हो गए। तो ये बेस्ट मेथड है कि हमको मैथमेटिकली और केमिकली दोनों हिसाब से ये रिएक्शन हमको फिट बैठे, ये इक्वेशन करेक्ट हो, प्रूव्ड हो, फंडामेंटली इसका कुछ मीनिंग हो। तो फंडामेंटली इनकरेक्ट इक्वेशन ये होगी और फंडामेंटली करेक्ट इक्वेशन ये होगी जब हमको कभी भी ज़रूरत हो तो हम डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर ना छोड़ें। ये हमारा एकदम 100% फंडामेंटली करेक्ट है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन फंडामेंटली जब हर जगह कहाँ कौन सा अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा। ये हर जगह नहीं अप्लाई होगा, कैलकुलेशन में अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आप स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन करने जाएंगे तो कहीं पे धोखा हो सकता है, ठीक है ना। उसमें भी आंसर आएगा, उसमें भी आंसर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप लोग इसको नहीं पढ़िए, इस तरीके की बैलेंसिंग करने की आदत डालिए। जब भी कुछ दिखे नीचे है डिनोमिनेटर में, उसी से पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। या डायरेक्ट कर लीजिए। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। इसके बाद जब आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन वाला मेथड, ये सब मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा जितने भी तरह के मेथड होते हैं समझा करके आपको बैलेंसिंग एकदम आसान कर दूँ, ठीक है। कोई भी बर्डन आपको लेना नहीं है। तो ये समझ में आ गई कि ये हमने बैलेंस किया इसको। अच्छा, अब इसमें हमसे कोई पूछ ले कि स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या है, तो स्टोइकियोमेट्री नहीं, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्री तो स्टार्ट की है, समझना है, अभी आगे बढ़ेंगे। स्टोइकियोमेट्री बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, ठीक है बच्चों। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या है? आफ्टर बैलेंसिंग वॉट एवर वी गेट द कोएफिशिएंट ऑफ ईच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। तो 2 इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट हो गया, 1 इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट हो गया, और 2 इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट हो गया। दिस इज करेक्ट मैथमेटिकली एज वेल एज केमिकली। इस तरीके के इक्वेशन दोनों तरह से करेक्ट होते हैं। आफ्टर बैलेंसिंग कोएफिशिएंट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री, मतलब स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है ना। आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन वॉट एवर वी गेट द कोएफिशिएंट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। इस तरीके से आप हमारे वर्ड्स को सुन करके यहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट डू नॉट रिप्रेजेंट मास। ये ऐसा नहीं है कि 2 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड 1 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा। इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बैठाइएगा मन में। कई बच्चों की मिथ्या होती है, स्टार्टिंग में इस तरीके की गलतियाँ कर देते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं बच्चों कि 2 किलो हमने सल्फर डाइऑक्साइड लिया, 1 किलो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 किलो हमको क्या दे देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड दे देगा। ऐसा नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये कुछ और ही दिखाता है। क्या दिखाता है?
दे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या दिखाते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखाएंगे, यानी 2 सल्फर डाइऑक्साइड एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा मॉलिक्यूल। अगर इस तरीके से कहना हो 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड देते हैं, तो ये भी करेक्ट है। और एक और कॉन्सेप्ट बनता है, उसको मैंने लिखा नहीं, 2 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड 1 लीटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 लीटर सल्फर ट्राइऑक्साइड देंगे। तो ये कहना बेसिकली इस तरीके से ना कहें, मतलब 2 × 22.4 कर लीजिए, जितना भी आपको मोल में अगर ये सारी चीज़ दी हुई है ना, तो मोल से आप क्या करिए, इसके लीटर में बदल लीजिए। 1 मोल में कितना लीटर होता है 22.4 लीटर, तो सल्फर का 2 मोल कितना हो जाएगा 44.8 लीटर। अब बात समझ में आई, ऐसे ना बोल दीजिएगा 2 लीटर ये 1 लीटर इससे 2 लीटर ये देगा, ऐसे बोलिए 2 × 22.4 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ 1 × 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस to gives us 2 × 22.4 liter of sulfur trioxide gas. This is the third and important point which you have to understand. Okay? चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा बच्चों, है ना, मेरी बात को एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसे करिएगा 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल ये देता है, 2 मॉलिक्यूल ये 1 मोल इससे रिएक्ट करके 1 मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल ये देता है, या 2 × 22.4 लीटर ऑफ दिस react with 1 × 22.4 liter of this to give the 2 × 22.4 liter of this product. Okay, so hope you are familiar with this. Okay, so this is not stoichiometry really, so you have to wait for a while. After it I will make you sure that you will get 100% confident with the concept of stoichiometry and you will apply with mole concept using stoichiometry. Okay, तो जो भी मैं कह रहा हूँ उसको अभी सुन करके बहुत अच्छे से फील आ पाना, समझ सकते हैं, फील आ पाना ये संभव नहीं है मित्रों, फील तब आएगा जब ये आप पूरा पढ़ लेंगे, पेशेंस रखिए, अभी समझ में आएगा। अंडरस्टैंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विद मोर एग्जांपल्स, और अच्छे एग्जांपल्स से समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन दिया है H2 + O2 गिव्स अस 2H2O, ठीक है, अगर हमने बैलेंस कर लिया तब ये आया, ऐसा नहीं होता। H2 + O2 क्या देते हैं हमको, वाटर देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के हमको क्या देते हैं, वाटर देते हैं, लेकिन वाटर कितना देते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास बराबर होना चाहिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो बैलेंस करने के लिए हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा 4 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर भी 4 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या करें बच्चों, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, अब ये बैलेंस हुआ। इसका मतलब क्या है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल किसके, ये 4 मॉलिक्यूल नहीं हुए, 4 तो एटम हुए, ये मॉलिक्यूल 2 ही रहेगा। एक हाइड्रोजन गैस H2 गैस को 1 मॉलिक्यूल बोला जाता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट मत सोच लिएगा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए थे तो 2 की जगह 4 हो जाएगा। हाँ बच्चों, कन्फ्यूज मत होइएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ये हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल वाटर देता है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। इस रिएक्शंस को हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, इफ़ वी टेक 2x मॉलिक्यूल ऑफ H2, मान लीजिए हमने 2 नहीं ले करके 2x लेते हैं, है ना, तो उसके हिसाब से इसको भी चेंज होना पड़ता। तो अगर इसका 2 से 1 बन रहा है तो इसके 2x से 1x बनेगा, यानी x मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, बनेगा नहीं मतलब लेना पड़ेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा। इसके 2 से इसका 1 कर रहा है तो इसके 2x से इसका 1x करेगा ना बच्चों। 2x ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1x ऑफ ऑक्सीजन गैस टू गिव्स अस 2x ऑफ H2O गैस। ओके बच्चों, इस तरीके से भी कह सकते हैं। या 2 से 1 कर रहा है और 2 दे रहा है, यहाँ पे अगर हमने 100 मॉलिक्यूल ले लिया तो यहाँ पे 50 से करेगा और 100 मॉलिक्यूल देगा। 200 मॉलिक्यूल ले लिया हाइड्रोजन का तो वो 100 मॉलिक्यूल O2 से रिएक्ट करके 200 मॉलिक्यूल H2O के देगा। बात समझ में, मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग Na मॉलिक्यूल ऑफ H2O ले लें तब क्या होगा, Na मतलब 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अगर इतना ले लें तो इतना लेंगे, 2 के साथ 1 रिएक्ट कर रहा है तो Na के साथ Na/2 करेगा, हाँ Na के साथ Na/2 करेगा। और 2Na ले लिया तो देखिए 2 चीज़ें हम बोल रहे हैं। अगर ये 2 के साथ 1 रिएक्ट कर रहा है तो Na के साथ Na/2 करेगा, और अगर इसको 2Na बना दे तो Na इसका चाहिए ज़रूरत है। 6.022 × 10⁻23 इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस ले लेंगे तो 6.022 × 10⁻23 इंटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस टू गिव्स अस 2 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ऐसे भी नहीं समझ में आया तो Na का मतलब समझते हैं ना बच्चों, 6.022 × 10⁻23 तो 2 × Na अगर इसको लिया
तो 1 इंटू Na इसकी ज़रूरत पड़ेगी और 2 इंटू Na ये बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों 2 मोल हमने ये लिया तो 1 मोल इसके साथ रिएक्ट करेगा और 2 मोल ये देगा। ठीक है बच्चों, आगे आप लोग एक लिमिटिंग रिएजेंट का भी केस देखेंगे कि सर अगर इसको हमने कुछ ज़्यादा ले लिया और ये हमारे पास उतना है ही नहीं, तो उसके लिए हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का केस आगे पढ़ेंगे। अभी बस ये सोचना है कि जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपनी स्टोइकियोमेट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 2 के साथ इसकी 1 की ज़रूरत पड़ती है तब 2 ये मिलता है, तो 200 के साथ 100 की ज़रूरत पड़ेगी, 2000 के साथ 1000 की ज़रूरत पड़ेगी, 5000 के साथ 2500 की ज़रूरत पड़ेगी। ये छोटी सी बात है। तो 2 Na के साथ 1 Na की ज़रूरत पड़ेगी और इसके 2 Na से इसका 2 Na बनता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनता है, 2 मोल से 2 मोल बनता है, 2 Na से 2 Na बनेगा। मोल बोलिए Na बोलिए, बात तो घुमा फिरा के एक ही है। एक मोल में भी 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अवोगाड्रो नंबर Na, ये Na बड़ा वाला लिख लीजिए बच्चों। Na में भी अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना। अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होता है बच्चों? 6.02 × 10⁻23। वही तो मोल में, एक मोल में भी उतने ही होते हैं। तो सर ये 2 अलग अलग बातें हैं। हाँ बच्चों, थोड़ी सी इसमें अलग अलग बातें हैं, लेकिन आप वैल्यू देखेंगे तो दोनों की एक है ना। चलिए, इस अवोगाड्रो नंबर मेरा एक स्टैंडर्ड है। मोल हम मोल से डिवाइड नहीं करते हैं हर जगह, मोल तो निकालते हैं। जैसे हमने ये कहा क्या डिफरेंस है कि अवोगाड्रो नंबर और मोल में क्या डिफरेंस है जब दोनों की बात एक ही है। देखिए ये लिखा हमने ना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो मोल तो हम निकालते हैं, अवोगाड्रो नंबर हमारा स्टैंडर्ड होता है 6.02 × 10⁻23। बात समझ में आई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मोल में भी 6.02 × 10⁻23 क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। और अवोगाड्रो नंबर ही उतना है 6.02 × 10⁻23। अब कई बच्चे हो गए होंगे इसी में परेशान, यहीं पे दिमाग लगाना शुरू कर देंगे। छोड़ दीजिए बच्चों, कन्फ्यूज मत होइए। ये तो मैं बता रहा हूँ 2 अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ काफ़ी टीचर्स ये बोलते ही नहीं, वो जानते हैं कि बच्चे जो है झूठ मूठ का फालतू चीज़ में परेशान होंगे, तो कहीं कहीं पे चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, स्किप कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन मैं सब कुछ बताने की कोशिश इसलिए करता हूँ, मैं मान के चलता हूँ मेरे हमसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी का माइंड रखते हैं अपने अंदर। चलिए, तो 2 Na के साथ 1 Na, 2 NaH2 के साथ 1 NaO2 रिएक्ट करके 2 Na क्या देगा? H2O देगा। इस तरीके से भी इस रिएक्शन को पढ़ सकते हैं। अच्छा, इट मीन्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब हमको क्या बताता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? कितना मोल रिएक्ट कर रहा है रिएक्टेंट का और कितना मोल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद यही तो बात हुई। मोल भी बताता है, मॉलिक्यूल भी बताता है ना, वॉल्यूम भी बताएगा, हर चीज़ बताएगा। स्टोइकियोमेट्री बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है अपने आप में। ठीक है बच्चों, लेकिन हमको अभी उतना नहीं जाना है, बस जितनी ज़रूरत उतनी जानेंगे। तो अगर हमने कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन H2 + O2 गिव्स अस H2O और बैलेंस करने के बाद हमने क्या देख लिया कि हमको स्टोइकियोमेट्री क्या बता सकता है? मोल बता सकता है, और बाकी चीज़ें भी बता सकता है ना। मास भी बताएगा अभी आगे, और क्या बताएगा? वॉल्यूम भी बताएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बताएगा। ठीक है ना, EMU में भी मास बताएगा, एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में वो भी बताएगा, मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो भी बताएगा। लेकिन सबसे मेन क्या है बच्चों? मोल। क्योंकि जब भी हम मोल निकाल लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन हो जाती है आसान। ठीक है, कैसे आसान हो जाएगी? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है तो उसके कोएफिशिएंट को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। और इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब क्या है? हम इसको मोल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलिए कि 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल ये देगा, या 2 मोल ये, 1 मोल इससे रिएक्ट करके 2 मोल ये भी देगा। तो दोनों स्टोइकियोमेट्री है, मॉलिक्यूल बोलना भी स्टोइकियोमेट्री है, मोल बोलना भी स्टोइकियोमेट्री है। बात समझ में आई? तो दोनों एक ही बात है, मोल हम बोलेंगे। हम कभी भी किसी भी रिएक्शन को कैसे पढ़ेंगे? जनरली मोल से पढ़ेंगे कि 2 मोल H2, 1 मोल O2 से रिएक्ट करके 2 मोल H2O देता है ना। बात एक ही है। चलिए, अगर मास के टर्म में बात करें तो इसका मास कितना हो जाएगा? ऐसे सोचिए, ये तो अलग का कॉन्सेप्ट बता रहा है, जो हमने फार्मूला बताया है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो अगर हमको पूछ ले कि इसका वेट कितना है, मास कितना है ग्राम में, तो मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वेट कैसे निकलेगा? मोल्स इंटू मोलर मास। मोल कितना है? 2। मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 ग्राम इसका मास आ जाएगा। ऑक्सीजन का 1 मोल है, कितना ग्राम? तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो वेट क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास। बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों, फार्मूला भी याद कर लीजिए। मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो वेट क्या हो जाएगा? मोल्स इंटू मोलर मास हो जाएगा। तो मोल कितना है? 1। मोलर मास कितना है? 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 32। 32 इंटू 1
32 ग्राम आ जाएगा आंसर। इसका हमको क्या बोल रहा है, 2 मोल लिए हैं, कितना ग्राम हो जाएगा बच्चों, H2O का 1 मोल 18 ग्राम होता है, तो 2 मोल कितना हो जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास होता है, तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास हो जाएगा। तो मोल कितना है 2, मोलर मास कितना है 18 इंटू 2 36। 18 कैसे आया बच्चों, 2 इसकी वजह से 16 इसकी वजह से। चलिए बच्चों, बहुत एक्स्ट्रा बातें हो गई, इतनी बातें नहीं भी करनी चाहिए थी, उससे भी काम चल जाता। तो वेट इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास, ये फॉर्मूला लिख दिए हैं, याद कर लीजिएगा। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास याद करिए, या वेट इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास याद करिए, बात एक ही है, लेकिन हम ये वाला प्रीफर करेंगे कि मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास हमेशा याद रखिए, क्योंकि हमको हर जगह मोल्स पहले निकालना रहता है। ठीक है। आफ्टर बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन वॉट एवर इन्फॉर्मेशन वी कैन गेट या वी कैन एक्सट्रैक्ट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री एंड कोफिशिएंट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो भी इन्फॉर्मेशन हम इससे निकाल सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, कि 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल दे रहा है, 2 × 22.4 लीटर ऑफ दिस, 1 × 22.4 लीटर ऑफ दिस रिएक्ट करके ये देगा, जो भी चीज़ निकाल लें, या 2 मॉलिक्यूल इसका, 1 मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल इसका देगा, कुछ किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है ना, इसी को स्टोइकोमेट्री कहा जाता है। बात समझ में आ गई। और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसको कहते हैं, बैलेंस करने के बाद जो नंबर मिला उसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, स्टोइकोमेट्रिक और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में। तो अब स्टोइकोमेट्रिक टेबल देख लीजिए, इससे और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का 64 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड का 80 होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये टेबल में नहीं आता है, ये अलग से बता रहा है। अच्छा देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड देता है, ये हमने रिएक्शन देख ली है। अब इसको बैलेंस करने गए तो 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड दे रहा है, ये तो हम मोल बोल दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको बैलेंस करना है ना, तो 2 इस पे लगेगा, 1 इस पे लगेगा, 2 इस पे लगेगा। तो आफ्टर बैलेंसिंग दिस कोफिशिएंट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये तो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, देखिए मॉलिक्यूल्स के टर्म में पढ़ना हो तो 2 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा। ठीक है। एटम्स के टर्म में बात करना हो तो 2 सल्फर एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम रिएक्ट विद 2 ऑक्सीजन एटम टू गिव्स अस 2 सल्फर एटम एंड 6 जो है ऑक्सीजन एटम। तो ये काम का नहीं है बच्चों, बहुत ज़्यादा। ये वाला पहला वाला काम का है, ये दूसरा वाला ज़्यादा काम का आपके लेवल पे नहीं, लेकिन जानिए आप। अच्छा, हम मोल के टर्म में बात कर रहे हैं तो मास के भी टर्म में बात कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको मोलर मास पता है तो मास के टर्म में बात कर लीजिए बैलेंस करने के बाद। लेकिन सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 16, 16 × 2 32, 32 और 32 64, 64 × 2 128। अब 128 ग्राम बोलें या AMU बोलें, अगर इसको ग्राम में बोलेंगे तो इसको भी ग्राम में लेना पड़ेगा, इसको AMU में बोलेंगे तो इसको भी AMU में लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए 128 AMU हमने सल्फर डाइऑक्साइड लिया, तो कितना AMU हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, 16 × 2 32 AMU या U यूनिफाइड मास है ना, 32 U की हमको ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, ऑक्सीजन की। क्या मिलेगा हमको, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड का मास 80 है, तो 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा, रिलेटिव मास 80 × 2 160। ये सब पढ़ा चुके हैं बच्चों, 160। अब 160 AMU होगा यूनिफाइड मास या ग्राम होगा। तो हमने बच्चों जब AMU में इसको लिया है तो AMU में ही मिलेगा। इसका मतलब क्या बच्चों, हम 2 मॉलिक्यूल ही ये लिए थे, उसका मास लिए, 2 मोल नहीं लिए थे। मोल लेते हैं तो ये ग्राम में बदल जाता है, और AMU बहुत छोटा होता है ग्राम से। कितना छोटा होता है, 6.02 × 10⁻23 टाइम्स छोटा होता है। उससे जब डिवाइड कर देते हैं किसी भी ग्राम में गिवन वेट को 6.02 × 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे, इतने बड़े नंबर से डिवाइड कर देंगे, तब वो ग्राम AMU में चेंज होता है। यानी 1, 2, 4, 10 एटम के बारे में जब बात करनी हो तो AMU में बात करते हैं। 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम की बात करना हो तब जब मोल में दिया रहता है तो ग्राम में बात कर लेते हैं ना, 10 मोल, 20 मोल, 1 मोल, 2 मोल, आधा मोल। मोल में दिया रहेगा तो ग्राम में बात करेंगे। एटम्स या मॉलिक्यूल में दिया रहेगा तो AMU में बात करेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों। तो स्टोइकोमेट्री का ये दूसरा तरीका हो गया। पहला तो मॉलिक्यूल के टर्म में बात कर लिए, दूसरा एटम्स के बारे में बात कर लिए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तीसरा AMU के बारे में बात कर लिए, है ना, कि ये कितना AMU इसका, कितना AMU इसके साथ रिएक्ट करके कितना AMU ये देगा, है ना। अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, अभी घबराइए नहीं बच्चों, जब क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई गारंटी यू। अच्छा, मोल मॉलिक्यूल पहले ये टर्म चलता था, मोल एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, है ना। तो कितने मोल मॉलिक्यूल इसके, कितने मोल मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करके कितना मोल मॉलिक्यूल ये देंगे। मोल मॉलिक्यूल कह लीजिए, मोल कह लीजिए, बात देखिए। चलिए 2 मोल इसके, 2 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करके 2 मोल मॉलिक्यूल इसका देगा। ठीक है। मोल एटम्स की बात कर लीजिए तो 2 एटम सल्फर का है और 4 एटम किसका है,
ऑक्सीजन का है। तो 2 मोल सल्फ़र के जो एटम है, 2 मोल एटम ऑफ सल्फ़र प्लस 4 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल इसी में है 2 मोल एटम ऑफ सल्फ़र 4 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे 2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स अस 2 मोल एटम ऑफ सल्फ़र प्लस 6 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी काम करेंगे। स्टोइकियोमेट्री के तरीके बता रहा हूँ, ये नहीं याद करना है, ये नहीं देखना है, इस तरीके की चीज़ें आपको परेशान नहीं होना। क्या देखना है, ये देखना है ध्यान से, ठीक है ना। पहला वाला 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल ये होगा। दूसरा ये भी समझ सकते हैं थोड़ा सा, इसको और इसको स्किप कर दीजिए बच्चों, कन्फ्यूज हो जाएंगे। मास में बात करना हो, ठीक है। मास में कैसे बात होती है, मास में बात होगी जब इसका हम मोलर मास से निकाल लेंगे। जैसे ये AMU में आया था, मास इन AMU, और यहाँ पे मास इन ग्राम। तो जब यहाँ पे 128 AMU लिए तो 32 AMU की ज़रूरत पड़ी, 128 ग्राम ले लेंगे तो 32 ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, 160 ग्राम मिलेगा हमको। बात समझ में आया, ये भी स्टोइकियोमेट्री का हिस्सा है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, नीचे एक टर्म भूल गए, मोल लिख देना चाहिए। मोल लिख दीजिएगा यहाँ पे, और मोल के बाद आगे लिखिएगा कि 2 मोल सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल सल्फ़र डाइऑक्साइड देता है। बात समझ में आ गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला हमने स्किप कर दिया, लिखा ही नहीं है, यहाँ लिख लीजिएगा 2 मोल सल्फ़र डाइऑक्साइड का 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल सल्फ़र डाइऑक्साइड हमको देगा। बात समझ में आई। तो कोई भी रिएक्शन है मोल के टर्म में ही पढ़ते हैं, तो इतना तो आपको पता ही होगा, जो स्टोइकियोमेट्री है वो मोल है, मोल ही मतलब एक स्टोइकियोमेट्री का हिस्सा है। बात समझ में आई। इस तरीके के कॉन्सेप्ट के लिए मोल तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस पे अप्लाई करने के लिए इसी तरीके से समझा जाता है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल सल्फ़र डाइऑक्साइड 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल सल्फ़र डाइऑक्साइड देता है, या 2 मोल सल्फ़र डाइऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल सल्फ़र डाइऑक्साइड देता है। ये 2 चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सारा काम बन जाएगा। ये सब नहीं भी याद है, सब कुछ निकाल लेंगे, ओके। मोल में याद कर लीजिए या मॉलिक्यूल में याद कर लीजिए, सबसे अप्रोप्रिएट क्या है, मोल में याद कर लीजिए। ये हमको पढ़ना कैसे, रिएक्शन मोल में पढ़ना है, ये रटना नहीं है, हम याद करने बोल रहे हैं। कैसे पढ़ना है, मोल के टर्म में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे होता है, तो उसके लिए एक चीज़ समझिए बच्चों कि स्टोइकियोमेट्री और मोल के रेशियो में क्या सिमिलरिटी है। देखिए ये आपका क्या है, स्टोइकियोमेट्री है, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए स्टोइकियोमेट्री का रेशियो लीजिए 2:1, ठीक है, 1:2। ये है आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे के लिए ये होता है रेशियो, ठीक है। अच्छा, मोल ले लीजिए, मोल इसका 2 है, इसका 1 है, और इसका क्या है 2 है। अच्छा, अब रिएक्टेंट के मोल का रेशियो लीजिए। चलिए, मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसको ऐसे लिखते हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ रख दीजिए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो 2/1 कितना होता है 2। बस समझ में आई। तो मोल का रेशियो कितना आया 2। अब स्टोइकियोमेट्री रेशियो देखिए 2:1, 2/1 इज 2। स्टोइकियोमेट्री का जो रेशियो है 2/1 वही मोल का भी रेशियो है, इसलिए हमारा क्या है, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री रेशियो इज ऑलवेज इक्वल। अब ये क्या है सर, ये क्या चीज़ आ गई, हमको मान लीजिए यहाँ पे 2 मोल हमें दिख रहा है कि 2 मोल इसके साथ 1 मोल इसके साथ रिएक्ट करके 2 मोल ये देगा। अब स्टोइकियोमेट्री तो फिक्स होती है, मोल हमको मान लीजिए 4 मोल दे दिया, अभी भी स्टोइकियोमेट्री 2 ही रहेगी। हमको 10 मोल दे दिया, अलग से कहा 10 मोल हाइड्रोजन है, ये अलग चीज़ है। ये तो एक रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, हमको 10 मोल ये दे दिया और पूछे कितना ये और कितना ये मिलेगा, तो कैसे बताएंगे। 2 मोल से हम बता ले रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री से मिल जा रहा है, लेकिन 10 मोल पूछते तो नहीं बता पाएंगे। उसके लिए हमको क्या है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री रेशियो इज ऑलवेज इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन बैठ रहा, बस ये याद करिए, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री रेशियो इज ऑलवेज इक्वल। तो इसका गिवन मोल मान लीजिए हमको जो भी दिया हो, अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्री, इसका गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, इसका गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। ये बात समझने के लिए आपको क्वेश्चन पे जाना ही पड़ेगा हर हाल में। चलिए कॉन्सेप्ट को एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, फिर क्वेश्चन पे चला जाएगा। मान लीजिए H2 + O2 गिव्स अस H2, इसी से समझाते हैं, ठीक है। हमसे कह दिया कि 4 मोल हमने इसका लिया है ना। अब बताइए कितना मोल ये बनेगा और कितना मोल ये बनेगा। हमको कुछ नहीं दिया दूसरा इन्फॉर्मेशन, बस बोला कि 4 मोल हमने इसको लिया है, बताइए ये और ये कितना मिलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करते ही
इधर 2 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, इधर 1 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यानी कि H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O में हम 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, किस साइड, वाटर साइड। अब जैसे इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई। तो ये तो हमारा एक फिक्स्ड रिएक्शन है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि आपको 2 ही मोल मिले, हमको 4 मोल मिल सकता है, 8 मोल मिल सकता है, 10 मोल मिल सकता है, 0.1 मोल मिल सकता है, 0.001 मोल मिल सकता है। हमको 0.001 मोल दे दीजिए और क्या कि कितना हमको ऑक्सीजन की जरूरत है और कितना वाटर मिलेगा। इस बार दिया 4 मोल, चलिए 4 मोल से देखते हैं। तो पहले सबसे रिएक्शन पे आइए, 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल देता है, तो 4 मोल कितने के साथ रिएक्ट करके कितना देगा, ठीक है। तो देखिए 2 मोल इसके लिए कितने की ज़रूरत पड़ रही है, 1 की। तो एक हाइड्रोजन 1 मोल के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 1/2 की। बात समझ आ रहा है। 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 1/2 की। बात समझ में आई। तो ये बताइए 4 मोल के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, इधर से भी 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मोल के लिए 2 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आ गई बच्चों। यानी कि 4 मोल ये है तो इसका 2 मोल निकल गया। बात समझ में आई। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ भी 2 है, 2 के साथ 2 देता है, तो 4 के साथ 4 देगा कि नहीं देगा, यानी हाइड्रोजन 4 लिया तो ये भी 4 होगा। बात समझ में आए। तो ये भी हमारा मोल निकल गया। अब हमसे कुछ और पूछ लेता, ये ना पूछता कितना मोल, पूछता कितना ग्राम हमको H2O मिलेगा। कैसे बताते हैं, हम तुरंत वाला फार्मूला लगाते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो मोल हमारा दिया, निकाल लिए हम 4, वेट कितना है नहीं पता, अपॉन मोलर मास कितना होता है H2O का 18। अब वाटर का मास कितना हो जाएगा, ये वेट है, वाटर नहीं है, ये वेट कितना हो जाएगा, 18 × 4 कितना हो जाएगा बच्चों, जो भी आप लोग जोड़ लीजिएगा, 72 से आ जाएगा। चलिए, तो 72 आ गया ना इसका ग्राम में आंसर। बात समझ में। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं बच्चों ना, कन्फ्यूज मत होइएगा, ये क्या चल रहा है सर, क्या चल रहा है। इससे फ़ायदा क्या है बच्चों कि कोई भी रिएक्टेंट कितना भी आ जाए, प्रोडक्ट कुछ भी मिले, एक का बस हमको पता है, हम बैलेंस करके सबका मास बता देंगे, सबका वॉल्यूम बता देंगे, सबके आइटम्स बता देंगे, सबके मॉलिक्यूल्स बता देंगे, सब कुछ बता देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई होगी। तो मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, यहाँ भी फिक्स होगा, यहाँ भी फिक्स होगा। चलिए ऐसे एक और ले लीजिए, H2 प्लस Cl2 गिव्स अस HCl। अब देखिए और क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हमने क्या ले लिया, 5 मोल ये ले लिया। अब पूछ लिया ये कितना मिलेगा और ये कितना मिलेगा, है ना। कैसे निकालेंगे, पहले सबसे इसको बैलेंस में लाइए, बैलेंस करिए, H2 प्लस Cl2 गिव्स अस HCl। बैलेंस कैसे होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते थे, बैलेंस हो गया। अब हमको क्या जानना है कि मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री का रेशियो सबके लिए इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है, तो उसके लिए इसका मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ, मोल कितना दिया है 5 मोल, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितनी 1, इसका कितना है मोल पता नहीं, तो मोल्स ऑफ Cl2 पता ही नहीं है, यही तो निकालना है। और इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है 1। बात समझ में आई बच्चों। अब देखिए 1 से 1 कोई मतलब नहीं है, तो मोल्स ऑफ क्लोरीन भी कितना हो गया 5। बात समझ में आई। अब हमसे कोई पूछ ले कि कितना मोल HCl मिलेगा, तो HCl पहले बैलेंस कर लिए यहाँ पे। अब 1 मोल से 2 मोल मिलता है, तो 5 मोल से कितना मिलेगा, कैसे निकलता है 5/1। इसको इक्वेट कर दीजिए आपस में, इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए, सब बराबर है, ठीक है। मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, मोल कितना था 5, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है बैलेंसिंग के बाद 1। बात समझ में आ रही है। तो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट इक्वल होगा, चाहे इसके मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के या इसके मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के। तो इसके मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, अब इसका मोल निकालना है, तो मोल्स ऑफ HCl अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ HCl 2 है ना यहाँ। तो अब इससे इक्वेट करेंगे तो मोल्स ऑफ HCl निकल जाएंगे कितना 10, ठीक है। तो 10 मोल है तो हम वेट नहीं बता लेंगे, वेट कैसे निकलता है, वेट इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास। अब वेट इज इक्वल टू मोल्स कितने हैं 10, मोलर मास HCl का कितना होता है 35.5 प्लस 1 36.5। तो क्या 365 नहीं निकल जा रहा है, 365 ग्राम में आंसर, 365 ग्राम में आंसर क्या नहीं आ जा रहा आपका। बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि स्टोइकियोमेट्री का यूज क्या है ना, कुछ भी दिया हो। चलिए एक जनरल वे में आपको लेते हैं एक और एग्जांपल, ताकि अभी से आप लोग क्रिस्टल क्लियर समझ लें, बाद में कन्फ्यूज ना हो। मान लीजिए आपका कोई ऐसी रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ B
तो गिव्स अस C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। अब हमसे कहा कि हमने 2 मोल इसको ले लिए, है ना, 2 मोल इसके ले लिए, है ना। और अब हमको बताइए कि ये कितना ग्राम मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन जनरल में मिली और कुछ ना ग्राम कितना मिलेगा, तो इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी बच्चों, मोलर मास की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मोलर मास लिख लीजिए, जो इधर लिख देते हैं। चलिए A का मोलर मास 10, B का 20, हम रैंडम ले रहे हैं, C का 30 और D का 40। स्मॉल ABCD नहीं, कैपिटल ABCD देखना है। स्मॉल ABCD तो कोफिशिएंट है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस होने के बाद आएगा, जो उसको ये मान लीजिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तभी तो कुछ कोफिशिएंट आया, इसलिए इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं स्मॉल वाले को। ये हमारा कुछ एलिमेंट है रिएक्ट करके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं। अब रिएक्टेंट A का मास मोलर मास 10 है, B का मोलर मास 20 है, C का मोलर मास 30 है, D का मोलर मास 40 है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है पार्ट, और हमसे पूछ ले कि 2 मोल हमने ये लिया, अब कितना मोल ये मिलेगा, तो हम तुरंत मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे स्टोइकोमेट्री वाला। कैसे, मोल्स ऑफ A अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A इज इक्वल टू, अब इसको नहीं निकालना, इसको नहीं निकालना, इसको निकालना है ना, तो सीधे क्या करना है, मोल्स ऑफ D अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ D। अच्छा, अब क्या है, मोल्स ऑफ A कितना है 2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A कितना है A। ओके, चलिए मोल्स ऑफ B कितना है निकालना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B कितना है D है। यहाँ पे एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, ये A मान लीजिए 2 था, B मान लीजिए 3 था, C मान लीजिए कुछ 4 था, या D मान लीजिए 5 था। इस तरीके की भी नंबरिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो A और D की वैल्यू कैसे लाएंगे। यहाँ तो बैलेंस करने के बाद कुछ नंबर आएगा, ये तो आप पता ही कर लेंगे। ये ABCD हमने स्मॉल में लिख दिया, लेकिन बैलेंस करने के बाद तो कुछ नंबर आएगा ना, तो उसको हम लोग मान लेते हैं 2 3 4 5 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। तो अब देखिए मोल्स ऑफ A अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B, तो 2 मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कितनी है 2। ठीक है, मोल्स ऑफ B पता नहीं है, निकालना है, अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ D कितना था, D जो है 5 था। तो क्या अब D का मोल नहीं निकल जाएगा, मोल्स ऑफ D निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी। जनरल वे में समझाया बच्चों, बस समझाने के लिए। और चलिए क्वेश्चन कर ही लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए इससे। मान लीजिए C प्लस O2 गिव्स अस CO2, ठीक है, और हमको दे दे कि चलिए 24 ग्राम ये है, और पूछ ले कितना मिलेगा ये। इस तरीके का क्वेश्चन बना दे, कैसे निकालेंगे। क्या देखिए बैलेंस है रिएक्शन 1 2 1 2, हाँ ठीक है बैलेंस है। तो हमको 24 ग्राम दिया है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे। कुछ भी दिया रहा है मोल निकाल लो। तो मोल कैसे निकलता है, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना होता है, कार्बन का 12 होता है। ठीक है बच्चों, कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 होता है। तो मोल कैसे निकलेगा, वेट कितना है 24 है, मोलर मास कार्बन का कितना है 12, तो कितना मोल आ जाएगा बच्चों 2 मोल आ जाएगा। इसका मतलब 24 ग्राम ये दिया है, इसका मतलब क्या दिया है 2 मोल्स दिया है। 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 2 मोल से 2 मोल बनेगा। या ऐसे निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कार्बन, है ना, कार्बन का स्टोइकोमेट्री 1 है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो हमको पता ही नहीं, निकालना है, अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो पता है 1। अब देखिए क्या मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बता सकते हैं आपकी, 2 आएगा, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बनेगा। 2 मोल इसका आया कैसे था, 24 ग्राम का 2 मोल होता है, ये हमने निकाला है। तो 2 मोल इसका कितना ग्राम होता है, तो जब इसका आप निकालने जाएंगे 2 मोल का, तो 1 मोल का वेट आपका लगभग आएगा 44, तो 2 मोल का 88 ग्राम मिलेगा। यानी 24 ग्राम कार्बन अगर लेंगे तो कितना ये मिलेगा 88 ग्राम मिलेगा। अच्छा ये पूछ रहे कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो वहाँ भी लगाइए मोल कॉन्सेप्ट, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ये इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी मैं ये क्वेश्चन आंसर कराया नहीं, ये तो रैंडम एग्जाम्पल है, ये तो इतना इसलिए बताया है कि बीच में कंफ्यूज मत हो जाए आप। अब हमारा इसके बाद, इस लेक्चर को समझने के बाद हमारा रियल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, ठीक है ना, स्टार्ट होगा मतलब अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे मूव करेंगे इसके बाद, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर पे जब मूव कर जाएंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मतलब अगर जो रिएक्शन दी थी हमको H2 + O2 गिव्स अस H2O,
उसके लिए हमको अगर मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना हो स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से तो कैसे करेंगे, रिएक्टेंट का मोल अपान उसका स्टोइकियोमेट्री, दूसरे रिएक्टेंट का मोल अपान उसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मोल अपान उसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, इस तीनों को इक्वेट कर सकते हैं। बस में यही चीज़ समझना मोल कॉन्सेप्ट है, और यही जगह जगह अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आता जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया बच्चों, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। चलिए नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आप लोगों को पूरा हेल्प करेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा। इतना ज़्यादा टाइम लेने का मेरा यही रीज़न ही था कि छोटी छोटी चीज़ से फैमिलियर करा दें, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमको कोई कहे कि इसकी स्टोइकियोमेट्री देख करके हमको मोल कॉन्सेप्ट के लिखना है, इसके लिए मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, इसका गिवन मोल जो रहेगा अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू इसका गिवन मोल जो रहेगा उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू इसका जो भी मोल रहेगा उसका अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो अगर एक दिया दूसरे का निकल नहीं जाएगा बच्चों। अगर ये दिया इसका पूछ रहा है तो इसका मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका मोल अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये फार्मूला लगाएंगे, तीन चीज़ रहेगी गिवन, एक चीज़ आपको मिल जाएगी। बात सुनिए, तो क्वेश्चन इस तरीके से बेस्ड होंगे, और जब क्वेश्चन हम कराएंगे तो ये 100% आप लोग का डन है कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और लेंदी बनाने का मन कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी 51 मिनट हो गए, तो बीच में तो नहीं छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन आज का लेक्चर जो है जो भी बच्चे देखे हैं तो जो समझ गया तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक जो कॉन्सेप्ट है तो एक बार में समझ में नहीं आता। साफ बात जान लीजिए, जब मैं भी पढ़ता था तो उस समय मुझे भी नहीं समझ में आता था, एक बार पूरा नहीं समझ में आता था। तो किसी को 70%, 80%, 90%, 50% जो भी ग्रैब हो गया, तो आप लोग घबराइएगा नहीं बच्चों, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा